जादुई सोने और चांदी के 2 फ्रॉक। एक गांव में रेनू नाम की लड़की रहती थी। रेनू की माँ बचपन में ही गुजर गई थी और इस वजह से रेनू के पिता विजय ने दूसरी शादी कर ली थी और उसका नाम सीमा था। सीमा रेनू पर बहुत अत्याचार किया करती थी और उसे हमेशा मारती पीटती रहती थी और इस वजह से रेनू काफी ज्यादा दुखी रहती थी। रेनू ने अपने पिता को भी इस बारे में बताया था, पर विजय रेनू पर खास ध्यान नहीं देता था क्योंकि वो सीमा से बहुत ज्यादा प्यार करता था और इस वजह से वो कभी भी सीमा पर नहीं चिल्लाता था। एक बार की बात है, रेनू घर का काम कर रही होती है, तभी उसके घर पर रेखा नाम की एक औरत आती है और वो रेनू से कहती है, अरे तुम क्यों काम कर रही हो रेनू? तुम्हारी माँ सीमा कहाँ पर है? तभी सीमा बाहर निकलकर आती है और रेखा से कहती है, क्या हुआ, तुम मुझे क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं, बस रेनू को काम करते हुए देखा तो मैंने सोचा शायद तुम घर पर नहीं हो और इसलिए रेनू काम कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, रेनू ही पूरे घर का काम करती है क्योंकि वो इस घर की नौकरानी है। अरे तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ये भी तो तुम्हारी ही बेटी है, फिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ये मेरी कोई बेटी नहीं है, ये मेरी सौतन की बेटी है, तो ये मेरे लिए नौकरानी ही हुई ना। तुम बताओ, तुम यहाँ पर क्यों आई थी? मैं तो बस यहाँ पर ऐसे ही तुमसे बात करने के लिए आई थी। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। इसके बाद रेखा वहाँ से चली जाती है। रेखा के जाने के बाद सीमा रेनू से कहती है, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और काम भी पड़ा हुआ है। जी माँ, मैं अभी काम कर देती हूँ। इसके बाद रेनू घर के कामों में लग जाती है और सीमा भी अपने कमरे में चली जाती है। शाम को जब विजय घर पर आता है तो रेनू अपने पिता विजय से कहती है, पिताजी, आप माँ से क्यों कुछ नहीं कहती हैं, जबकि वो मुझ पर हमेशा चिल्लाती और मुझे मारती भी रहती है। तो मैं क्या करूँ? तुम काम ही ऐसा करती होगी, इसलिए तुम्हारी माँ तुम पर चिल्लाती और मारती होगी। वो बिना फालतू में तुमसे कुछ नहीं कहती होगी। और वैसे भी तुम्हारी माँ के जाने के बाद उसी ने तुमको संभाला है, तो तुम्हें भी अपनी माँ के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ये सुनकर रेनू को काफी ज्यादा दुख होता है कि उसके पिता उसकी बातों को नहीं सुनते हैं और वो हमेशा उसकी सौतेली माँ की तरफ ही लेते हैं। इसके बाद रेनू वहाँ से चली जाती है और बिना खाए सो जाती है। धीरे धीरे रात गहरी होती है और रात में रेनू की अचानक आँख खुल जाती है तो उसे अपनी माँ माया की याद आ जाती है और वो अपनी माँ माया को याद करके रोने लगती है। तभी एक आवाज आती है, तुम क्यों रो रही हो? मुझे बताओ, क्या बात है? आवाज को सुनकर रेनू काफी ज्यादा डर जाती है और इधर उधर देखने लगती है, पर रेनू को कोई भी नहीं दिखाई देता। तो रेनू कहती है, कौन मुझे बुला रहा है? इस पर वो आवाज कहती है, मैं तुम्हारी माँ माया हूँ। तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो और मुझे क्यों याद कर रही थी? क्या सच में आप मेरी माँ माया है? क्या आप सच कह रही हैं? यदि आप मेरी माँ माया है तो आपको तो पता ही होगा कि मेरी सौतेली माँ मुझ पर कितना अत्याचार करती है और पिताजी भी मेरी बात को नहीं सुनते हैं। हाँ, मुझे पता है कि वो लोग तुम पर बहुत अत्याचार करते हैं, पर तुम चिंता मत करो, आज के बाद वो लोग ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। और ये कहकर माया अपनी बेटी रेनू को सोने और चांदी के 2 फ्रॉक देती है। उन फ्रॉकों को देखकर रेनू काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और रेनू अपनी माँ माया से कहती है, ये तो सोने चांदी के फ्रॉक है, ये आपके पास कहाँ से आ गए? बेटा, अब मैं एक आत्मा बन चुकी हूँ तो मैं अब कुछ भी कर सकती हूँ। अब तुम्हें ये सोने चांदी के फ्रॉक तुम्हारी मंजिल तक पहुँचाएंगे और अब तुमसे कोई कुछ भी नहीं कहा करेगा। ये सुनकर रेनू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसकी माँ माया की आवाज आना भी बंद हो जाती है और रेनू सोने चांदी के फ्रॉक को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और रेनू अपने आप से कहती है, अब कोई भी मुझसे कुछ भी नहीं कहा करेगा क्योंकि अब मेरे सोने और चांदी के 2 फ्रॉक हैं, अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और ये कहकर रेनू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और रेनू उन दोनों फ्रॉकों को अपने पास रखकर सो जाती है। अगली सुबह जब रेनू उठती है तो रेनू सोने और चांदी की फ्रॉकों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है
और अपने आप से कहती है, इसका मतलब मैंने कोई सपना नहीं देखा था। मेरे पास सच में सोने चांदी के 2 फ्रॉक है जो मेरी माँ ने दिए हैं। तभी सीमा रेनू के कमरे में आ जाती है और रेनू से कहती है, आज तो बहुत देर हो गई, महारानी को उठना नहीं है क्या? पर जब वो सोने और चांदी के 2 फ्रॉक को देखती है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और सीमा रेनू से कहती है, ये तुम्हारे पास सोने और चांदी के 2 फ्रॉक कहाँ से आ गए? तुम्हारे पास तो कोई भी फ्रॉक नहीं थी। इस पर रेनू खुश होकर अपनी सौतेली माँ सीमा को बताती है, माँ, रात में मेरी माँ आई थी और उन्होंने ही मुझे ये सोने और चांदी के 2 फ्रॉक दिए हैं। ये सुनकर सीमा बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो विजय को रेनू के कमरे में बुलाती है। विजय जब रेनू के कमरे में आता है और जब वो सोने और चांदी के 2 फ्रॉक देखता है तो वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और विजय अपनी बेटी रेनू से कहता है, ये तुम्हारे कमरे में सोने और चांदी की फ्रॉक कहाँ से आ गई? तुम्हारे पास तो ऐसी कोई भी फ्रॉक नहीं थी। इस पर रेनू अपने पिता को सारी बात बता देती है। रेनू की बात सुनकर विजय बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि माया मरने से पहले अपनी बेटी के लिए सोने और चांदी के 2 फ्रॉक बनवाना चाहती थी और विजय को यकीन हो जाता है कि रेनू को सोने चांदी के फ्रॉक माया ने ही दिए होंगे और वो अपनी बेटी रेनू से कहता है, मैं समझ गया हूँ माया ने तुम्हें ये फ्रॉक क्यों दी है। मुझे माफ कर दो, मैंने आज तक तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनी और हमेशा अपनी पत्नी सीमा का ही तरफदारी की। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो रेनू। अपने पति की बात सुनकर सीमा को भी एहसास होता है कि उसने आज तक रेनू पर बहुत ही अत्याचार किया है और वो रेनू से माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो रेनू, मैंने भी तुम पर बहुत सारा अत्याचार किया, पर आगे से मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी, मुझे माफ कर दो। ये सुनकर रेनू बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपने माता पिता से कहती है, मुझे खुशी है कि मेरी माँ ने आप दोनों की आंखें खोल दी। इसके बाद रेनू अपने दोनों माता पिता को माफ कर देती है और अपने सोने और चांदी की 2 फ्रॉक के साथ उन लोगों के साथ रहने लगती है। और अब रेनू भी बहुत ज्यादा खुश थी कि उसके माता पिता उसे प्यार करने लगे थे। कुएं का जादुई लहंगा। जगन एक किसान था, उसकी एक तुलसी नाम की पत्नी थी और एक बेटी थी जिसका नाम शिवानी था। तीनों एक छोटे से घर में खुशी से रहा करते थे। जगन भले ही किसान था, लेकिन अपने बेटे और अपनी बीवी के लिए किसी चीज की कमी नहीं होने देता था। भले ही जगन को बुखार आ जाए, लेकिन अपनी बेटी को कभी भूखा नहीं सोने देता था, क्योंकि उसको अपनी बेटी अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। शिवानी जो कहती उसके पिता उसको लाकर देते हैं, लेकिन शिवानी भी अपने घर की परिस्थिति जानती थी। इस वजह से शिवानी ने कभी भी अपने पिता से महंगी चीजें नहीं मांगी और वो एक छोटे से घर में बहुत ही खुशी से रह रहे थे। गरीबी के कारण शिवानी सरकारी स्कूल में ही पढ़ती थी। सरकारी स्कूल में होने के बाद भी शिवानी पढ़ने में बहुत अच्छी थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसके माता पिता को कोई भी तकलीफ हो। शिवानी के साथ एक लड़की और जाया करती थी जिसका नाम आयुषी था। वो एक बहुत बड़े स्कूल में पढ़ती थी। जगन और तुलसी ना ही तो शिवानी के पढ़ने लिखने में कोई कसर छोड़ते थे और ना ही खाने पीने में, क्योंकि शिवानी उनकी इकलौती बेटी थी। शिवानी दिल की बहुत ही अच्छी लड़की थी। उसने ना ही कभी घमंड किया और ना ही कभी लालच किया। वो बहुत ही ईमानदार और दयालु लड़की थी। लेकिन अगर कोई भी शिवानी की गरीबी का मजाक उड़ाता या उसके माता पिता के बारे में कोई कुछ कहता तो शिवानी को बहुत गुस्सा आता। ऐसे ही एक दिन शिवानी स्कूल जा रही होती है, तभी वहाँ पर आयुषी आ जाती है और कहती है, अरे तुम्हारे पास ढंग की स्कूल ड्रेस नहीं है क्या? तुम्हारी टी शर्ट तो देखो कितनी फटी लग रही है। मैं स्कूल में पढ़ने जाती हूँ, मुझे कपड़ों से कोई लेना देना नहीं है और तुम्हें हर समय मुझे नीचा दिखाने में क्या मिलता है? अब हर रोज की तरह मैं आज पे तुझे नीचा दिखाऊंगी। और हाँ, तुम्हारी इतनी ही औकात है कि तुम फटे पुराने कपड़े पहन सकती हो। ये सुनकर शिवानी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन शिवानी आयुषी को कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है, क्योंकि शिवानी को स्कूल जाने में देरी हो रही थी और स्कूल से वापस आकर अपने कमरे में उदास होकर बैठ जाती है। आयुषी मुझे हमेशा नीचा दिखाती रहती है, पता नहीं वो ऐसा क्यों करती है।
मैंने तो आज तक कभी उसको ऐसा नहीं कहा, फिर भी वो हमेशा मेरी गरीबी के लिए मजाक उड़ाती रहती है। शिवानी की सारी बातें उसकी माँ तुलसी सुन लेती है और उसके कमरे में आकर कहती है, क्या हुआ बेटी, तुम इतनी उदास क्यों हो? जब से आई हो तब से मुझसे बात भी नहीं करी। माँ, आज आयुषी ने फिर से मेरा मजाक उड़ाया क्योंकि मेरी स्कूल वाली ड्रेस फटी हुई थी। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं आज ही तुम्हारे लिए नई स्कूल ड्रेस लेकर आती हूँ। कोई बात नहीं माँ, आप आरुषि की बातों में आकर अपने पैसे मत खर्च कीजिए। थोड़ी सी तो फटी हुई है, मैं उसको सिलकर पहन लूंगी। नहीं बेटी, हमारी जिंदगी में तो खुशी नहीं आई, लेकिन हम तेरी जिंदगी में खुशियाँ देखना चाहते हैं। मैं तुझे किसी भी चीज की कमियाँ नहीं होने दूंगी, भले ही मुझे किसी के घर में काम क्यों ना करना पड़े, लेकिन मैं तेरे लिए स्कूल ड्रेस लेकर आऊंगी। शिवानी अपनी माँ को ड्रेस न लाने के लिए बहुत मना करती है, लेकिन तुलसी को अपने बेटे का उदास मन बिल्कुल पसंद नहीं था और वो काम ढूंढने निकल जाती है। बहुत ढूंढने के बाद उसको एक घर मिलता है जिसमें कि वहाँ की मालकिन उसको काम दे देती है और थोड़ी देर बाद जब घर का सारा काम हो जाता है तब मालकिन उसको पैसे दे देती है। तुलसी बहुत खुश हो जाती है। चलो, पैसे का इंतजाम तो हो गया, अब मैं अपनी बेटी के लिए ड्रेस लेकर आती हूँ। मेरी बेटी को इतने दिनों से फटी हुई ड्रेस में स्कूल जाना पड़ रहा था। फिर वो स्कूल ड्रेस की दुकान पर जाकर स्कूल ड्रेस खरीद कर लाती है। शिवानी बहुत खुश होती है, लेकिन एक तरफ उसको दुख भी होता है कि उसकी माँ दूसरों के घरों में काम करने गई थी। बता, कैसी है? अच्छी लग रही है ना ये ड्रेस? हाँ माँ, ड्रेस तो बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे एक बात अच्छी नहीं लगी कि आप दूसरों के घरों में काम करने गयी। अब मैं अपनी बेटी के लिए इतना भी नहीं कर सकती क्या? बचपन से ही अपनी जान से ज्यादा प्यार किया है, इसलिए मैं तेरे चेहरे पर उदासी नहीं देख सकती। ठीक है माँ, मैं आज का खाना बना देती हूँ, आप थक गई होंगी ना? नहीं नहीं, तू तो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे, मैं खाना खुद बना लूंगी। कोई बात नहीं माँ, आप रोज हमारे लिए खाना बनाती हो ना, आज मैं आपके लिए खाना नहीं बना सकती क्या? अच्छा चल ठीक है, अगर तू इतना कह ही रही है तो बना ले। फिर शिवानी खाना बनाने लगती है और खाना बनाने के बाद खाकर सो जाती है। तुलसी और जगन भी खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन जगन को अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए वो काम पर नहीं गया। शिवानी को अपने पिता की तबीयत खराब देख अपने स्कूल जाने का भी मन नहीं था। बेटी, इनका ध्यान रखने के लिए मैं हूँ ना, तू स्कूल जा। और वैसे भी आज तो तेरा पेपर है ना? नहीं, मैं पिताजी को छोड़कर नहीं जाऊंगी और पेपर तो मैं बाद में भी दे दूंगी। जिसके बाद जगन भी शिवानी को स्कूल जाने के लिए कहता है। जगन और तुलसी के बहुत बार कहने के बाद शिवानी स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है। स्कूल जाकर जल्दी से पेपर देकर घर आ जाती है। जब शिवानी घर लौटकर आती है तो देखती है कि उसके पिता की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है और अब ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। लेकिन एक दिन अचानक से शिवानी के पिता की मृत्यु हो जाती है। शिवानी और तुलसी को बहुत दुख होता है, पर वो कर भी क्या सकते थे, वो दोनों बहुत रोते हैं। शिवानी की जिंदगी से खुशियाँ ही चली गई थी और तुलसी भी उसको कैसे समझाती कि जो चला जाता है वो दोबारा लौटकर नहीं आता। तुलसी शिवानी को खुश करने के लिए हर चीज करती थी, लेकिन शिवानी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। लेकिन अब जगन की मृत्यु के बाद घर में बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। कभी कभी तो ऐसा दिन आता कि दोनों को ही भूखा सोना पड़ता। लेकिन तभी शिवानी ने ठान लिया कि वो अपनी माँ को भूखा नहीं सोने देगी और उसने फूलों की दुकानों में काम करना शुरू कर दिया। वो रोज जंगल में फूल लेने जाती थी और फूल की दुकान पर जाकर सारे फूल बेच दिया करती थी, जिससे उसे थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे। उससे वो 2 समय का खाना ले लेती थी। लेकिन इस काम को करने के लिए शिवानी स्कूल नहीं जाती थी, क्योंकि शिवानी के घर से जंगल बहुत दूर था और जंगल में जाने में बहुत टाइम लगता था। लेकिन शिवानी ने हार नहीं मानी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी माँ को कभी दुखी होना पड़े और ऐसे ही अब बहुत समय बीत जाता है। शिवानी रोज जंगल में जाती और फूल तोड़कर ले आती और उन फूलों को फूल की दुकान पर बेच देती। और अब तो आयुषी उसको और ज्यादा नीचा दिखाने लगी थी कि अब वो स्कूल भी नहीं जाती। एक छोटे से घर में रहकर 2 समय का खाना भी मुश्किल से खा पाती है। लेकिन अब शिवानी उसको कुछ नहीं कहती।
ऐसे ही एक दिन आयुषी स्कूल से आ रही होती है और शिवानी भी सामने से फूल लेकर आ रही होती है। तभी आयुषी शिवानी से कहती है, आ गई आज। कितने फूल मिले तुझे? तेरा घर तो अच्छा चल रहा है ना? मुझे तो लग रहा था कि कहीं तेरे को भीख मांगकर घर तो नहीं चलाना पड़ रहा है। आयुषी, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहती, लेकिन तुम तो हर रोज मेरा मजाक बनाती हो। आखिर क्यों तुमको मुझको हमेशा नीचा दिखाने में क्या मिलता है? तुम्हें तो पता ही है कि मुझे गरीबों से कितनी सख्त नफरत है और मुझे तुमको नीचा दिखाने में बहुत मजा आता है। और वैसे भी तुम्हारी औकात तो नहीं है कि तुम हमारी तरह एक आलीशान घर में रहो, लेकिन तुम अपनी झोपड़ी में ही सही हो। तुम सही कह रही हो, मैं अपनी झोपड़ी में ही सही हूँ और अब मुझे जाने दो। आयुषी वहाँ से चली जाती है। शिवानी भी फूल बेचकर अपने घर चली जाती है और घर आकर सारी बात अपनी माँ को बता देती है। कोई बात नहीं बेटी, उसका तो रोज का है और वो बड़े घर से है, लेकिन उसको घमंड है। लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि उसका घमंड टूट जाएगा। हमें फालतू लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए। थोड़ी देर बाद दोनों ही खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन जब शिवानी फूल लेने जाती है तो देखती है कि पास में एक कुआं है, तो वो उस कुएं के पास जाती है और देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे लहंगे हैं। ये देखकर हैरान रह जाती है। शिवानी को वो सारे लहंगे पसंद आते हैं। फिर शिवानी उनमें से एक लहंगा ले लेती है और घर आती है। घर आके अपनी माँ को सारी बातें बता देती है। पर ऐसा कैसे हो सकता है बेटी? पता नहीं माँ, लेकिन उनमें से मुझे ये लहंगा पसंद आया और मैं इसको लेकर घर आई। अच्छा चल, अब खाना खा ले। फिर शिवानी खाना खा लेती है। लेकिन जब शिवानी की माँ तुलसी खाना खा रही होती है कि तभी घर के दरवाजे पर एक बूढ़ी अम्मा आती है और खाने को मांगने लगती है। तुलसी बिना कुछ सोचे समझे उस बुढ़िया माँ को अपना खाना दे देती है। वो बूढ़ी औरत खुशी खुशी खाना खाकर चली जाती है। लेकिन अब तुलसी क्या खाती? शिवानी बेटा ने खाना खा लिया था। अब आप क्या खाओगी? आपने अपना खाना उन बूढ़ी अम्मा को दे दिया और मैंने भी अपना सारा खाना खा लिया। कोई बात नहीं बेटा, उनको बहुत भूख लगी थी ना। हर कोई उनकी मदद नहीं करता होगा, इसलिए मैंने उनको अपना खाना दे दिया। कोई बात नहीं बेटा, मैं बाद में खा लूंगी। शिवानी अपने कमरे में जाती है। फिर शिवानी उस लहंगे के पास जाकर बोलती है, अब माँ क्या खाएंगी? सारा खाना तो खत्म हो गया। शिवानी के इतना कहते ही वहाँ पर सारा खाना आ जाता है। शिवानी ये सब देखकर हैरान रह जाती है। वो अपनी माँ को बुलाती है। तुलसी भी ये सब देखकर हैरान हो जाती है। लेकिन अब शिवानी को लगने लगा था कि ये लहंगा जादुई है। और थोड़े ही समय बाद ही उनका अपना एक बहुत बड़ा घर था, जिसमें वो दोनों खुशी से रह रहे थे। लेकिन जब ये बात आयुषी को पता चलती है तो आयुषी इस बात को जानकर हैरान रह जाती है। उसे कुछ समय बाद ही पता लग जाता है कि शिवानी के पास एक जादुई लहंगा है। फिर आयुषी उस लहंगे को चुराने की तलाश में थी। एक रात तुलसी और शिवानी सो रहे होते हैं तो आयुषी रात में आकर वो लहंगा चुरा कर ले जाती है और अपने घर पर रख लेती है। अगले दिन जब वो उस लहंगा को पहनती है तो वो अचानक से बर्फीली जगह पर आ जाती है और उसको बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही थी। फिर वो जादुई लहंगे से कहती है, जादुई लहंगा, मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे माफ कर दो। मुझे यहाँ से मेरे घर ले चलो। मुझे बहुत ठंड लग रही है। प्लीज जादुई लहंगा। पर मैं तुम्हें एक ही शर्त पर तुम्हारे घर लेकर जाऊंगी, अगर तुम वहाँ जाकर शिवानी से माफी मांगोगी। हाँ जादुई लहंगे, मैं शिवानी से जरूर माफी मांग लूंगी, लेकिन पहले तुम मुझे यहाँ से निकाल दो। मुझे बहुत डर लग रहा है। जिसके बाद वो जादुई लहंगा आयुषी को शिवानी के घर ले आता है और आयुषी शिवानी से माफी मांग लेती है। शिवानी अच्छे दिल की थी, इसलिए शिवानी ने आयुषी को माफ कर दिया था और उस दिन से उन दोनों में कभी लड़ाई नहीं हुई थी और वो दोनों बहनों की तरह रहने लगे थे। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, जल्दी से हमारे पारो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी नई मजेदार कहानियाँ देखने के लिए। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू।